बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी प्रोग्राम में लगातार बने हुए हैं। ब्रेक से पहले आप पाकिस्तान में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें आसिम मुनीर को वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतें, किसी भी लीगल कार्रवाई से जिंदगी भर के लिए उसको छूट दे दी गई है। अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होगा, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी है उनके चीफ भी उसको रिपोर्ट किया करेंगे। सब कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा दिया। मतलब उससे ताकतवर तानाशाह आर्मी चीफ पाकिस्तान के इतिहास में कोई नहीं हुआ। किसी का भी आप नाम ले लें, मुशर्रफ का, याया खान का, अयूब खान का, जियाउल हक का, इतनी ताकत इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में है। वही पाकिस्तान चला रहा है और पाकिस्तान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब देखिए लेकिन किन हालात में उसने अपने सर पर यह ताज सजाया है और क्यों यह कांटों का ताज है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नाकों चने चपवा दिए हैं। पाकिस्तान अपने मन के मुताबिक अफगानिस्तान से किसी मसौदे पर दस्तखत कराना चाहता था कि ये हमारी शर्तें हैं, तुम इस पर दस्तखत करो तो मेरी तुम्हारी शांति और दोस्ती, वरना नहीं। पाकिस्तान उसके झांसे में नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखला गए। एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी और कहा कि तालिबान को ठीक करना हमें आता है। पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान कुछ नहीं है और हमारी फौज तालिबान का कबाड़ा करने के लिए काफी है। ख्वाजा आसिफ ने यह बातें शांति वार्ता फेल होने के बाद कही हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि तालिबान की अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सरकार इस्तांबुल और दोहा में कुल 3 दौर की बातचीत कर चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। और अब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उसकी पुश्तें याद करेंगी। कि सरजमीन से हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स होते हैं, तो फिर उस लिहाज से या उसकी जो भी वेलोसिटी होगी या जो भी ग्रेविटी होगी उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन द मोमेंट उनकी तरफ से जो अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर हम उसका जवाब देंगे और मौसर जवाब देंगे। अगर उनकी कमिटमेंट जो है नहीं आ सकती हमें, तो हमें फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ तो करने देना, और वो हम करेंगे बिल्कुल। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास अलग है फल से उसके जराए भी हैं, उनके जो भी रिक्वायर्ड जो होती है लवाजमात जो है सारे हैं उनको काबू करने के लिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बातें कही हैं, एक्चुअली इन्होंने वो बातें, उन बातों का इजहार किया है जो कि जानते सब थे लेकिन खुल के नहीं कहते थे। इनको अफगानिस्तान से दोस्ती चाहिए ही नहीं। ये ट्रंप की शह पर या उसके लिए, ट्रंप के लिए ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उससे जंग हो जाए तो उससे भी इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तालिबान से ये कुछ चाहते हैं जो कि इनको लगता है बगैर उसको फौज का डर दिखाए नहीं मिल सकता। तालिबान ने भी कहा कि ठीक है, पाकिस्तान हमसे ये चाहता है कि उसकी पूरी सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान की सरकार ले, तो ये तो मुमकिन नहीं है। कोई भी देश दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकता कि तुम्हारे मुल्क में कभी कोई दहशतगर्दी के वाकये होंगे तो हम उसके जिम्मेदार हैं। तो ये तो शर्त अफगानिस्तान नहीं मानेगा। लेकिन ये इंटरव्यू मैंने सिर्फ 12-14 मिनट का इंटरव्यू इस चैनल को दिया था, मैंने पूरा सुना। बड़ा मजेदार इंटरव्यू है। और क्या कहते हैं इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जब वो एंकर ने उनसे पूछा कि साहब ये बताएं कि वहां बात क्या हुई, बात टूटी किस बात पे, तो इन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि वो तालिबान कोई एक कंसोलिडेटेड सरकार का नाम नहीं है, उसमें बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे नेता हैं जो एक दूसरे के ये टांगे खींचते रहते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किससे बात करें और किसकी बात पर एतबार करें। ये कह कौन रहा है आदमी जो खुलेआम पूरी दुनिया के टीवी चैनलों में कहता है कि हमारे यहां पे हाइब्रिड गवर्नमेंट है। बिल्कुल वो भी कह रहा है कि वहां तालिबान में किससे बात करें, हमें समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये दूसरी खबर है जहाँ पर फिर से जब आप पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो अमेरिका का जिक्र आएगा। यहाँ पर फिर से आप समझिए ना कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका की उसमें चल रहा है। रिमोट कंट्रोल जो है, जैसे आप रिमोट की बात यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत बार होती रहती है, तो रिमोट जो है वो ट्रंप साहब के पास है। ट्रंप साहब को चाहिए अफगानिस्तान में एयरबेस, वो एयरबेस खुद लड़ना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के भरोसे लड़ना चाहते हैं। और उसी वजह से पाकिस्तान इतनी हिम्मत भी इसलिए कर रहा है क्योंकि रोजाना ये झगड़ा हो रहा है। और आप समझिए ना, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान के अंदर भी वो सेना के खिलाफ होती है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर तो अफगानी बहुत लोग हैं और पूरा जो इलाका जिसमें जहाँ पर लड़ाई चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ तो सब कुछ है। अब अमेरिका की ताकत पर, अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के रिमोट पर
कितना काम वो करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान, आपने ठीक कहा कि ये तो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, और जो ख्वाजा साहब बोल रहे हैं उनकी बात को कितने लोग सुन रहे हैं। हाँ। और वहाँ भी सरकार कौन है, वो आप जो बात कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट कौन है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन अमेरिका के इशारे पर और अमेरिका की ताकत पर, लेकिन जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया था पिछली बार कि जो दूसरे मुल्क है, चाइना है, वो रशिया है, वो सब लोग भी इसको देख रहे हैं। अफगानिस्तान और रशिया को भी एक बार कनेक्ट करके देख लीजिए कि वो लड़ाई कैसे। आपने जो बात की ना अमेरिका के शह पर या अमेरिका के लिए, ये अमेरिका के लिए पाकिस्तान बिहेव कर रहा है। एक बयान हमारे पास देखिए, शहबाज शरीफ का एक बयान होगा आगे, उसको अभी सुना देते हैं जरा। ये अजरबैजान गए थे अभी पीछे कुछ साल पहले, अभी 4-5 साल पहले अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई हुई थी शायद जी। एक ईसाई देश है, एक मुस्लिम देश है, इनकी लड़ाई हुई, उसमें अजरबैजान जीत गया था। अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान के साथ था। तुर्की और चाइना और अजरबैजान, ये 3 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। लेकिन वो अर्मीनिया पर हुई अपनी जीत की एक विक्ट्री परेड निकालता है हर साल। उस परेड में शामिल होने के लिए आसिम मुनीर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को साथ लेकर चलना ठीक समझा, उनको साथ में ले गए। अजरबैजान की मिलिट्री परेड में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है, सोचिए जरा। पहला, ट्रंप ने हमारी लड़ाई रुकवा दी थी, तो मैं यहां से भी ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं, सुनिए। The entire world witnessed how the great people and resolute leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who is present here to witness this wonderful ceremony, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy into shock and disbelief. Our ever vigilant Air Force Hawks, ably commanded by Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. Indeed, Pakistan, like our Azerbaijani and Turkish brothers, seeks peace, but let there be no doubt at all that no one can. शहबाज शरीफ को किसी ने बताया नहीं, इनके डैडी ट्रंप ने तो अब 8 कह दिए जहाज। ये सही है, 7 ही बोल रहे थे त्रिपाठी जी, लेकिन वहां जाके भी थैंक यू बोल के आए ट्रंप को। नहीं देखिए, एक तो ये कि अब उनके 7 गिरे या 15 गिरे ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ने बता दिया कि बहुत बुरी तरह से बर्बादी उनकी हुई है, बहुत बुरी तरह से तबाही हुई है। ट्रंप को थैंक यू इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, जितने बर्बाद और तबाह हाल में पाकिस्तान अभी खड़ा है, उसके पास रास्ता क्या है? भारत ने उसको उसकी औकात दिखा दी है, सही मायने में जिसको कहते हैं ना कि आपने किसी को ऐसे पीट दिया कि अब उसकी हिम्मत तक नहीं खड़ा हो जाए। अब वो किसी के पीछे खड़ा है। किसके पीछे खड़ा है? वो अमेरिका के पीछे खड़ा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप तुर्की और अजरबैजान की बात करेंगे, जब आप दुनिया के उस हिस्से को, जिनको दुनिया में आप सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन कहते हैं, तो वो भारत के साथ थोड़ी ना है, वो हिंदुओं के साथ भी नहीं है। किससे लड़ाई हो रही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की? इस्लामिक मुल्कों में सबसे ज्यादा बड़ा विलेन कौन है? वो विलेन तो अमेरिका है, वो विलेन तो वेस्टर्न पावर है। मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ के लिए भी समझना होगा कि वो जिन मंचों पर, विशेष करके इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर जो बोल रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव होगा, ये भी समझने की जरूरत है। अरे मैं आपको एक खबर बताता हूं, एक हिंदुस्तान की खबर। सर आप ही का इनपुट चाहिए इस पे, खबर उसके साथ बोल देंगे, जुड़ी हुई खबर है। पाकिस्तान और भारत, 2 खबरें दुनिया कैसे देख रही है दोनों देशों को, आप गौर कीजिएगा। कंगाली में आटा गीला, हमारे यहां कहावत है, पाकिस्तान में भी कही जाती है, और उनका वाकई कंगाली में आटा गीला हो गया। कतर की एक कंपनी अल थानी ग्रुप की, अल थानी कौन है? वहां के शासक, रूलर अल थानी उनका प्रधानमंत्री का नाम है। उनकी फैमिली की एक कंपनी सीपेक कॉरिडोर से जुड़ी हुई थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, और कई साल पाकिस्तान में धक्के खाने के बाद कतर के राजा की कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ दिया, ये प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला कर लिया। मतलब अल थानी ग्रुप को कई सालों से पाकिस्तान का जो बकाया भुगतान नहीं हो रहा था, उससे परेशान होकर उन्होंने कहा छोड़ो यार, पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं हमें करना। अल थानी ग्रुप का ताल्लुक कतर की सत्ताधारी रॉयल फैमिली से है।
और सिर्फ अल्थानी ही नहीं, कई विदेशी कंपनियां पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कर चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी को वक्त पर पेमेंट नहीं करता। आपको एक वीडियो याद होगा, पीछे पे चला था, शहबाज शरीफ चाइना गए, चाइना के कंपनी के लोगों ने मीडिया के सामने पूछा, साहब हमारे पैसे रुके हुए हैं आपके यहाँ पे, प्रधानमंत्री को रोक के तकाजा कर लिया था। यही हालत थी इस वक्त इस ग्रुप की भी, कतर की भी, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ने में उस कॉरिडोर में कराची के पास एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन, पावर प्लांट बनना था, वो कतर की कंपनी को बनाना था, लेकिन उनका जब बकाया पैसा नहीं आया, वहां की बिजली कंपनियों ने पैसे ही उनके मार लिए, कई अरबों रुपए, तो वो छोड़ के चले गए। अब एक सर दूसरी खबर जो थी, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, सर तो पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन में अक्सर दुनिया के रेप्यूटेड जर्नल्स में शुमार होता है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा, उसका आर्टिकल का शीर्षक है व्हाट एक्सप्लेन्स इंडियाज पेक्यूलियर स्टेबिलिटी। भारत की स्थिरता के पीछे वजह क्या है? ये इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल का शीर्षक है साहब। सर आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल कहता है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और पश्चिम में पाकिस्तान, चारों जगह अराजकता है, चारों जगह अराजकता और आंदोलन हुए। 3 जगह तो आंदोलन करके सत्ता बेदखल कर दी गई, और पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ होता है। तो उन्होंने पूछा, भाई इंडिया में रेवोल्यूशन क्यों नहीं होता? इंडिया में ऐसा तो नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? जो हमारे राहुल गांधी चाहते हैं जेंजी करके लोगों को नीचे उतारा जाए। सर उसका क्रक्स ये है, उन्होंने बताया कि दुनिया में 6.5 से 8% के बीच में ग्रो करने वाली इकोनॉमी, एक ही इकलौती बड़ी इकोनॉमी है भारत। फिर उन्होंने कहा कि एक सर्वे का उन्होंने कोट किया इसमें, उस सर्वे ने इंडिया में एक सर्वे करते हुए लोगों से पूछा कि आप क्या खुश हैं अपने जीवन से? 1 से 10 में कितने नंबर देंगे आप? तो ज्यादातर लोगों ने नंबर 4 या 5 दिया, लेकिन उसके साथ उन लोगों ने कहा तो कि अगले कुछ सालों में हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर दोबारा आए तो हम आपको ये 6-7 की रेटिंग दे पाए। तो ये उनके मन में ये विश्वास आज के हालात को लेकर के है कि ये बेहतर हुए हैं, ये और बेहतर होंगे, इसलिए यहां पर कभी कोई आंदोलन नहीं होता। देखिए ये बात हमेशा हम कहते हैं कि जब पश्चिम से पूछा गया था, चूंकि जब मार्क्सिज्म आया तो लोग बार कहते थे कि भाई जो रिवोल्यूशन होगा वो कहाँ होगा? तो रिवोल्यूशन कोई पेजेंट्री डोमिनेटेड कंट्री में नहीं होगा। रिवोल्यूशन कहाँ होगा? जहां कैपिटलिज्म अपने शुमार पे होगा, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के अंदर ही तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। लेकिन कैपिटलिज्म ने डिस्ट्रीब्यूशन इस ढंग से किया कि बेसिक मिनिमम जो है वो सबको दे दिया। अब वो रिवोल्यूशन के लिए वो कोई जगह नहीं है। मार्केट क्या करता है कि मार्केट न ही आपके डिमांड्स को पूरा करता है, बल्कि मार्केट आपको नए नए डिमांड्स के प्रति आपको आसान्वित भी करता है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन भी हो, लेकिन आपको आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन 4 रोटी को आप 15 लोगों में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो कितना हिस्सा मिलेगा। लेकिन यदि वही रोटी 25 पैदा हो जाती है, और मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो 5 रोटी या 7 रोटी अपने पास रख लेता है, बाकी लोग में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन से उसका इतना तो बेसिक पड़ ही जाता है। जिससे आज हम बिहार के संदर्भ में ही हम बात कर रहे थे कि बिहार के संदर्भ में यदि आप देखेंगे, नक्सलवाद उखड़ गया, सब चीजें बिहार से निकल गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि लोगों में मजदूरी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। लोग माइग्रेट करके बल्क में गए तो उन्होंने अपनी जो जीने की स्थिति थी, अपने घर की स्थिति थी, उन्होंने छत बना लिया, उनके घर में गाड़ियां आ गई। मुझे तो नहीं लगता कि गांव के अंदर कोई भी ऐसा घर होगा जिसके अंदर आज के दिन में बाइक नहीं हो, जो कि बाइक एक समय जो है 80-90 के दशक में बिहार में जो संभ्रांत घर हुआ करते थे, उनके यहाँ पूरे गांव में 2-4 बाइक हुआ करती थी। अब तो जिसे कह सकते हैं 400। आपने ऐसी बात याद दिला दी, फिर मुझे बोलना ही पड़ेगा, फिर मैं बिहार जाऊंगा। बिल्कुल बोलिए। अखिलेश यादव ने एक रैली में एक बात की, आपने सुनी वो बात? उन्होंने कहा कि अरे आपके बाबा जी के जमाने में मोटरसाइकिल की क्या कीमत थी, आज कितनी है, देखो कितनी महंगाई हो गई। फिर उन्होंने कहा और तो छोड़ो, इस सरकार ने हमारे पार्ले जी पैकेट का साइज भी छोटा कर दिया। बाइक वाली बात फिर उन्होंने कहा था, तो मतलब मेरे बाबा ने जितने में बाइक खरीदी होगी, आज कितने में खरीदा? मैंने आपको सेंसस का डेटा बताया है, ये हमारा सेंसस नहीं है, ये बिहार सरकार में तेजस्वी और नीतीश जी के रेजिम में था। 55,000 ट्रैक्टर उन समाज के पास है जो अपने आप को कहता है कि दबा कुचला है, वो सोशल जस्टिस की डिमांड कर रहा है। और जो बाकी सब ने, मैं आते हैं पाकिस्तान वाली बात छिड़ गई। देखिए यूएई वो कह रहा है, जो अभी जो दोहा के अंदर और
जो अभी तुर्की वगैरह मिल करके जो बातचीत चल रहे थे उसमें एक चीज निकल करके आई, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है अफगानिस्तान के, जो कि अफगानिस्तान के टेलीविजन पर यह बात चली कि भाई उसने कहा कि हमारा किसी कंट्री के साथ समझौता हुआ है और यह समझौता गुप्त है, हम तुमको ड्रोन से अटैक करेंगे ही अटैक करेंगे। और यह शर्त है, मजेदार बात है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान से कि तुम जब अपने यहां का जब तक टेररिस्ट कैंप नहीं खत्म कर दोगे तुम्हारे साथ कोई हम वार्ता नहीं, लगभग ऐसी ही शर्तें वो किसके सामने रख रहा है, तालिबान के साथ, जो जानता है कि ये तालिबान वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने पाल पोस करके बड़ा किया है और उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ आकर खड़ा हो गया है। इस बैठक वाली जो उनकी वार्ता जो फेल हो गई इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है, मैं पढ़ रहा था एजेंसी का कि जो पाकिस्तान के अधिकारी थे उन्होंने पहले बैठक में मुझसे पूछ लिया कि आपके विदेश मंत्री भारत क्यों गए, किस अधिकार से गए। तो उन्होंने कहा भाई ये बातचीत का विषय नहीं है, हमारा सरकार है वो कहाँ जाएंगे हम तय करेंगे, हम तो पाकिस्तान आना भी चाहते थे लेकिन आपके किससे जो व्यवहार है इससे हमने अपना कैंसिल किया, हम भारत गए। तो बोले भविष्य में आप भारत में जाए इसके में हम गारंटी दीजिए कि आप भारत के पास कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हम यहाँ आपके और हमारे बीच टॉक के लिए आए, हम भारत की बात करने नहीं आए यहाँ पर। तो इतना भारत से पाकिस्तान डरा हुआ। और अभी जो आप कंगाली गरीबी में आटा गिला और कंगाली की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तो बयान आया था ना कि पैसे दो और भूल जाओ, लोने मत दो हमको, कर्ज दे, दान नहीं चाहिए, दान चाहिए, दान चाहिए। तो दान वो इसलिए मांग रहे हैं कि देने की हैसियत नहीं है। आपको विश्व की सर टाइम क्योंकि नहीं है, लेकिन खबरें इंपॉर्टेंट है, खबरें तो आप तक बिलियन डॉलर उसके पास। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हालात 1939 वाले हैं, मतलब विश्व दूसरा विश्व युद्ध जिन हालात में शुरू हुआ था वैसी परिस्थितियां बन गई हैं। नेटो ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का एक अपडेट लिया है और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी, अगर पुतिन इस लड़ाई को न्यूक्लियर तक ले जाना चाहते हैं तो नेटो की तैयारी भी पूरी है। रशिया ने एक ट्रेन पहली बार रूस से ईरान तक चलाई है और यह भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह वही नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, भारत जिसका हिस्सेदार है, जो इंडिया से शुरू होकर के ईरान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, रशिया, इजराइल से होता हुआ यूरोप तक जाएगा। तो उसके बीच का जो पार्ट था वो रशिया और ईरान ने शुरू कर दिया है। और चाइना ने अपना तीसरा समुद्री बेड़ा कह लीजिए या एयरक्राफ्ट कैरियर विश्व में या तो अमेरिका के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, उसके बाद भारत के पास है, तो तीसरा उसने कहते हैं बड़ा उन्नत तकनीक का वो समंदर में उतार दिया। आप इनमें से जिस पे कमेंट करना चाहें। देखिए, मुझे लगता है कि इसको एक लाइन में कहें तो रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर हो रहा है और ये बड़ा स्वाभाविक था। इसको आप मतलब किसी भी कीमत पर इसको टाल नहीं सकते थे, क्योंकि हम इससे देख रहे हैं कि वो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध नहीं हुआ दुनिया में, लोग समझदारी में आ गए। यूं मत देखिए इसको, दुनिया भर में इकोनॉमिक पावर का जब जब मूव दूसरी तरफ होता है तब तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अमेरिका को यह लगता है कि चाइना और भारत ये दो के दोनों ग्रोइंग पावर के तौर पर बढ़ रहे हैं और इनकी जो इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी तो अमेरिका इररिलेवेंट हो जाएगा। आज ये बात कहते हुए जब हम कहते हैं कि अमेरिका इररिलेवेंट हो जाएगा तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था, कुछ खबरें पढ़ रहा था, जब हम कहते हैं कि लॉन्गेस्ट शटडाउन हो गया अमेरिका में, जब हम खबर पढ़ते हैं कि जिस न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं ममदानी, उस न्यूयॉर्क का घाटा कितना बड़ा है, जब हम कहते हैं कि अमेरिकी शहर दिवालिया होने जा रहे हैं और रशिया इतने समय से सैंक्शंस के बावजूद उसकी पावर बनी हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का जो ट्रेड बैलेंसिंग है वो डिफेंस बैलेंसिंग के साथ जा रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये रीअलाइनमेंट में भारत की भूमिका बड़ी होने जा रही है, चाहे वो रशिया से ईरान तक के आप उस कॉरिडोर की बात कर रहे हो, चाहे चाइना का BRI है वो ठंडे बस्ते में जाने की बात हो रही हो, ये ओवरऑल उस रीअलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। युद्ध होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। चलिए, आज समय इतना ही था। कहानी कुर्सी की में कई खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और सभी जी। कल फिर मिलते हैं आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।